नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि आर्य जो थे इनका भारत में भौगोलिक विस्तार, यानी भारत में आने के बाद आर्य जो थे इन्होंने अपना विस्तार कहाँ तक किया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। देखिए, आर्य जो थे ये एक प्रकार से क्या थे, कबीले थे। ठीक है, कबीला या कबीलों के रूप में थे आर्य। और आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण कबीला जो था वो कबीला कौन सा था, भरत कबीला। और भरत कबीले में जो शासक वर्ग है, इस शासक वर्ग को क्या बोलते थे, त्रित्सु। यानी कबीले में बहुत सारे लोग हो गए, तो उन लोगों का शासन चलाने वाला जो वर्ग था, पर्टिकुलर 5 या 6 या जितने भी आदमी हो, उस शासक वर्ग को बोला गया है त्रित्सु। भरत कबीले में ही एक शासक हुए दिवोदास। दिवोदास ने भारत में शंबर नामक एक अनार्य कबीले को पराजित किया था। दिवोदास का पुत्र था सुदास। भरत कबीला जो था, इस भरत कबीले के पुरोहित थे पहले विश्वामित्र। ये भरत कबीले के पुरोहित थे, लेकिन सुदास ने विश्वामित्र के स्थान पर अपना पुरोहित बनाया किसको, वशिष्ठ को। वशिष्ठ को अपना पुरोहित बना लिया। तो इस कारण से विश्वामित्र ने 5 आर्य और 5 आर्योत्तर कबीलों का एक संघ बनाया। अब इसमें 5 तो आर्य थे, 5 आर्योत्तर कबीले थे, इनका एक संघ बनाया विश्वामित्र ने सुदास के खिलाफ। अब 5 आर्य कौन कौन से थे, ये 5 आर्य थे पुरु, यदु, तुर्वस, अनु और द्रुहि। ये 5 तो आर्य कबीले हो गए। 5 जो थे आर्योत्तर कबीले थे। ये कौन कौन से थे, ये थे अक्किन, भलानस, पक्त, शीवी और विशानी। ये 5 आर्योत्तर कबीले थे। तो पुरुषनी यानी जो आधुनिक रावी नदी है, इसके किनारे ये युद्ध लड़ा गया। इसे दाशराज्य युद्ध कहते हैं। और इस दाशराज्य युद्ध में विजयी हुआ था कौन, सुदास। इस दाशराज्य युद्ध में सुदास विजयी हुआ था। और पुरु कबीले के जो शासक थे पुरुकृत्स, ये मारा गया था। एक कबीला था श्रंजय, इस कबीले ने सहयोग दिया था किसको, सुदास को। और इस दाशराज्य युद्ध में सुदास की विजय के बाद इस देश का नाम रखा गया भारत। भारत का इस शाब्दिक अर्थ होता है भरतों का। ठीक है। अब एक इतिहासकार है डी कौशाम्बी, इन्होंने इस युद्ध के लिए लिखा है कि ये युद्ध जो था ये पानी को या नदी के पानी को लेकर विवाद था, नदी विवाद था। तो पहली बार नदी विवाद या जल के विवाद को लेकर कौन सा युद्ध लड़ा गया, दाशराज्य युद्ध। और ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है, इस 7वें मंडल में इस युद्ध का क्या किया गया है, उल्लेख। विश्वामित्र का अर्थ बताया गया है ऋग्वेद में, जनजातियों का मित्र। ये अर्थ बताया गया है। वापस देखिए, आर्य जो थे ये मैंने आपको बताया था भारत के मूल निवासी नहीं थे। ये यूराल पर्वत के दक्षिण में स्थित किर्जिक मैदान से चल के आए। तो एक प्रकार से खानाबदोश जीवन था, कबीलाई स्वरूप था। और आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण कबीला था भरत।
इस भरत कबीले के शासक वर्ग का नाम था त्रित्सु। ठीक है, भरत कबीले में एक शासक हुए दिवोदास। इन्होंने शंबर नामक एक अनार्य कबीले को पराजित किया था। इसी कबीले में दिवोदास के पुत्र थे सुदास। तो पहले भरत कबीले के पुरोहित थे विश्वामित्र, लेकिन सुदास ने विश्वामित्र के स्थान पे अपना पुरोहित बनाया वशिष्ठ को। तो विश्वामित्र ने 5 आर्य और 5 आर्योत्तर कबीलों का एक संघ बनाया। अब इस 5 आर्य कबीले में शामिल थे पुरु, यदु, तुर्वस, अनु, द्रुह्य, और 5 आर्योत्तर थे अकिन, भलानस, पक्त, शेवी और विषादित। तो पुरुषनी यानी आधुनिक रावी नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया। इसी युद्ध को बोलते हैं दाशराग्य युद्ध। और इस युद्ध में विजय कौन हुआ? सुदास। इसी के बाद इस देश का नाम रखा गया भारत। भारत का शाब्दिक अर्थ होता है भरतों का। तो इसमें पुरु कबीले के जो शासक थे पुरुकृस, ये मारे भी गए थे। संजय नामक एक कबीला था, इसने इस युद्ध में सहयोग किया था किसको? सुदास को। तो डीडी कौशाम्बी ने लिखा है कि ये जो दाशराग्य युद्ध हुआ, ये नदी के पानी को लेकर हुआ था, यानी नदी के पानी या जल विवाद को लेकर लड़ा गया पहला युद्ध, ये कहलाता है दाशराग्य युद्ध। इस दाशराग्य युद्ध का उल्लेख हुआ है 7वें मंडल में। ऋग्वेद के 10 मंडल है, तो 7वें मंडल में इस दाशराग्य युद्ध का उल्लेख है। ऋग्वेद में विश्वामित्र जो है, इसका अर्थ लिखा गया है जनजातियों का मित्र। ठीक है, क्लियर हो गया ये पॉइंट आपको? नेक्स्ट देखिए, तो जो पुरु कबीला था, इसके बारे में ऋग्वेद में काफी लिखा गया है। पुरु कबीले के कुछ शासकों के नाम लिखे गए हैं, जैसे कि त्रसदस्यु, इसके अलावा दुर्गात। तो इनके नाम लिखे गए हैं ऋग्वेद के अंदर। गृक्षत, ये काफी सारे नामों का उल्लेख है। ऋग्वेद में उल्लेखित अंतिम शासक जो थे, वो अंतिम शासक हैं सगर या राजा सागर। ये ऋग्वेद में उल्लेखित अंतिम शासक थे। कुछ अनार्य कबीलों का उल्लेख ये भी किया गया है किसमें? ऋग्वेद में। और इन अनार्य कबीलों के नाम थे अज, शीघ्र, यज्ञु। तो ये कुछ अनार्य कबीले थे, इनका भी उल्लेख हुआ है किसके अंदर? ऋग्वेद में। तो पुरु कबीला था, इसके बारे में लिखा हुआ है कि पुरु कबीला जो था, ये सरस्वती नदी के दोनों ओर स्थित था। यानी सरस्वती नदी जो थी, इसके इधर और इधर दोनों तरफ फैला हुआ था। कौन सा कबीला? पुरु कबीला। इसके कुछ शासकों के नाम मिलते हैं, त्रसदस्यु, दुर्गात, गिरिक्षत, ये इसके शासक थे। ऋग्वेद में उल्लेखित जो अंतिम शासक है, वो थे राजा सगर या राजा सागर। कुछ अनार्य कबीले हैं, इनके भी नामों का उल्लेख मिलता है, जैसे कि अज, शीघ्र, यज्ञु, ये कुछ अनार्य कबीले थे। क्लियर? इसके बाद देखते हैं हम इनका राजनीतिक संगठन, कि इनका राजनीतिक संगठन किस प्रकार का था। इसमें देखिए, अब ये मैंने आपको बताया अभी, ऋग्वैदिक कालीन समाज जो था वो कबीलाई समाज था। ठीक है ना, इसको समझना आराम से। कबीलाई समाज था, और कबीलाई समाज होने के साथ साथ ये क्या थे? खाना बदोश, यानी किसी एक स्थान पर नहीं रहकर ये घुमक्कड़ थे। ठीक है, क्योंकि ये दूरस्थ प्रदेश से चल के इंडिया में आए थे, तो इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था। तो जब तक चारागाह भूमि पर चारा होता, तब तक वहां रुकते। उस चारागाह भूमि से चारा समाप्त होने पर ये आगे बढ़ जाते थे। ठीक है, आर्यों की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था
ये थी विदत। इसका उल्लेख कुल ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है? 122 बार। आगे चलकर विदत जो थी ये दो भागों में विभक्त हो गई, सभा और समिति। इन दो भागों में विभक्त हुई। समिति का उल्लेख 9 बार, सभा का उल्लेख 8 बार है। क्लियर? अब सभा को और भी कई नामों से जाना गया है। कौन कौन से नामों से? देखो, सभा को बोला गया है आपत्ति, इसके अलावा आवेश, इसके अलावा नरिष्ठा, इसके अलावा किल्विषत, स्प्रत। तो ये कई नाम हैं जिनके नाम से जाना गया है किसको? सभा को। सभा के जो सदस्य होते थे उन्हें सुजात या सभे कहा गया है। अब इनका अर्थ क्या होता है वो देखो। एक तो सभा को बोला गया आपत्ति। आपत्ति का अर्थ है जहां पर किसी बात की सुनवाई की जा सके। नरिष्ठा, वाद विवाद करने वाला स्थल। तो ये तो हो गया वाद विवाद करने वाला स्थल। आपत्ति, जहां पे किसी बात की सुनवाई की जा सके। किल्विष्ट, स्प्रत, यानी जहां पर क्या धुल सके? पाप धुल सके। आवेश, एकत्र, यानी जहां पर इकट्ठे हों। इसके सदस्यों को बोलते थे सुजात। सुजात यानी कि उच्च कुल का हो, ठीक है, या सभे यानी सभा के सदस्य। तो ये कहा गया है इनके मेंबर को। समिति के अध्यक्ष को ईशानपति कहते थे। तो ये तो हो गई सभा, ये हो गई समिति। अब सभा में भाग कौन लेते थे? सभा में भाग लेते थे वृद्ध पुरुष और कुलीन वर्ग के लोग। समिति में भाग लेती थी कौन? पूरी की पूरी कबीलों की जनता। जो भी कबीलाई जनता है उस कबीले की, वो समिति में भाग लेती थी। अब राजा का जो चुनाव होता था वो इस समिति में होता था, लेकिन चुनाव के वक्त स्त्रियों को भाग लेने का अधिकार नहीं दिया गया। क्लियर? वापस देख लो। राजनीतिक संगठन, तो ऋग्वैदिक समाज कबीलाई समाज था, खाना बदोश थे। मतलब कि किसी एक स्थान पर नहीं रह सकते थे स्थायी रूप से, क्योंकि पशुपालन पे आधारित थी इनकी अर्थव्यवस्था। तो ये पशुओं को चराते थे। चारागाह भूमि से चारा समाप्त हुआ तो फिर ये आगे बढ़ जाते थे। सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था जो थी इनकी, वो थी विदत। तो इसका उल्लेख ऋग्वेद में कुल 122 बार हुआ है। आगे चलकर विदत जो है ये डिवाइड हो गई सभा और समिति में। अब सभा का उल्लेख है 8 बार, समिति का उल्लेख है 9 बार। अब सभा को बोलते थे आपत्ति, यानी जहां सुनवाई हो सके, आपत्ति सॉरी। आवेश, एकत्र होने का स्थान। नरिष्ठा, वाद विवाद का स्थल। किल्विषित, स्प्रत, यानी जहां पे पाप धुल सके, ठीक है, सुनवाई हो सके, जिसकी आज्ञा का उल्लंघन न किया जा सके। अब सभा के सदस्यों को बोलते थे सुजात, यानी जो उच्च कुल के हो, उच्च में जन्म लिया हो। जात यानी कि जन्म लेना, उच्च में जन्म लिए हो, उच्च वर्ण में, या इनको बोलते थे सभे। तो सभा में भाग लेते थे वृद्ध पुरुष और कुलीन वर्ग के लोग। समिति के अध्यक्ष को बोलते थे ईशानपति। समिति में भाग लेती थी जनता, और जब राजा का चुनाव होता था तो वो इस समिति में होता था। लेकिन चुनाव के समय स्त्रियों को भाग लेने का अधिकार नहीं दिया गया। क्लियर? इसको स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखिए। अब ये हो गई सभा, ये हो गई समिति। तो सभा और समिति की तुलना की गई है। एक तो इसकी तुलना की है सभा और समिति की लुडविग ने। लुडविग ने सभा को इंग्लैंड का जो सदन है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स,
इसके समान बताया है, और समिति को हाउस ऑफ कॉमन्स इसके समान बताया है। इसके अलावा कीथ, इसने कहा है कि सभा जो है ये विद्वान लोगों की परिषद को कहते थे। विद्वानों की परिषद को तो क्या बोला गया है? सभा। और समिति वो स्थान था जहां पर ये विद्वान क्या होते थे? एकत्रित होते थे। ये कहा है कीथ ने। इसी प्रकार से है जीमर नामक विद्वान ने कहा है कि सभा जो थी ये तो ग्राम सभा के समान थी, और समिति जो थी ये पूरे जन की एक क्या थी? संस्था। अभी बताऊंगा जन होता क्या है। अथर्ववेद वेद जो है इसमें सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। तो प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है किसको? सभा और समिति को। क्लियर? अब देखिए, ऋग्वैदिक काल में प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो इकाई थी कुटुंब। कुटुंब यानी एक ही परिवार के लोगों का समूह। इसका अधिकारी या इसका मुखिया कहलाता था कुलप। कुटुंब मिलकर निर्माण करते थे किसका? गांव का। गांव का उल्लेख 13 बार है। गांव के अधिकारी को क्या बोला गया है? ग्रामीण। गांव मिलकर निर्माण करते थे किसका? विष का। 170 बार उल्लेख है। विष के अधिकारी को बोला गया विषपति। विष मिलकर निर्माण करते थे जन का। यह प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई थी। कुल 275 बार उल्लेख है ऋग्वेद में। और जन के अधिकारी को बोला जाता था जनस्य गोप्ता। तो जन के अधिकारी को बोला गया जनस्य गोप्ता। जनस्य गोप्ता का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है जन का वो अधिकारी जो गोधन की क्या कर सके? रक्षा कर सके। क्योंकि उस समय संपत्ति का जो मुख्य आधार था वो गाय होती थी। तो जन का वो अधिकारी जो गोधन की रक्षा कर सके उसको बोलते थे जनस्य गोप्ता। अब एक चीज मैं यहां पे क्लियर कर दूं आपको, जन उस समय प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई हो गई, लेकिन ये अस्थायी इकाई थी, स्थायी नहीं थी। क्योंकि इस समय तक ऋग्वैदिक आर्य क्या थे? खाना बदोश थे। खाना बदोश थे तो अस्थायी था जन। ठीक है, कोई निश्चित इनका भौगोलिक क्षेत्र नहीं था। ठीक है, ये चारागाह भूमि से समाप्त होने पर आगे बढ़ते जाते थे, इतना ध्यान रखना। तो सभा और समिति, लुडविग ने सभा को हाउस ऑफ लॉर्ड्स और समिति को हाउस ऑफ कॉमन्स, या ये बोल सकते हैं राज्यसभा और लोकसभा, इनके समान माना है। कीथ ने कहा है कि सभा विद्वान लोगों की एक परिषद थी और समिति इस विद्वान लोगों की परिषद का स्थान था जहां पे ये विद्वान एकत्रित होते। तो समिति वो स्थान होता था जहां पे ये विद्वान इकट्ठे होते थे। जीमर ने कहा है कि सभा तो ग्राम सभा के समान थी और समिति ये जन की संस्था थी। ये जो जन अभी आपको बताया ये राष्ट्रीय स्तर की संस्था थी। ये तो गांवों की सभा थी और समिति राष्ट्रीय स्तर की संस्था थी। ठीक है, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अब ऋग्वैदिक काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी कुटुंब यानी परिवार। इसका अधिकारी कहलाता था कुलप। कुटुंब मिलकर निर्माण करते गांव का। इसका उल्लेख कुल 13 बार है ऋग्वेद में। इसका अधिकारी ग्रामणी। गांव मिलकर विष का, इसका अधिकारी विषपति। विष का उल्लेख कुल 170 बार है। विष मिलकर निर्माण करते थे जन का, जिसका उल्लेख 275 बार।
और जन के अधिकारी को बोलते थे जनस्य गोप्ता। ठीक है, जनस्य गोप्ता का अर्थ होता है जन का वो अधिकारी जो गोधन की रक्षा कर सके। ठीक है, अब ऋग्वेद के अंदर गणतंत्र का उल्लेख कुल 46 बार है। गण का उल्लेख कुल कितनी बार है? 46 बार। लेकिन गण के बारे में ऋग्वेद में हमें ज्यादा जानकारी उपलब्ध होती नहीं है। उल्लेख अवश्य किया गया गण शब्द का 46 बार, तो हो सकता है गणतंत्रात्मक व्यवस्था रही होगी, पर इसके बारे में ज्यादा उल्लेखित नहीं किया गया। नेक्स्ट देखिए, तो जो शासक था इसको तो बोला गया है जनस्य गोप्ता। इसका मैंने अभी आपको अर्थ बताया कि जन का वो अधिकारी जो गोधन की रक्षा कर सके। ठीक है, इसके अलावा इसके कुछ सहयोगी होते थे, कुछ अधिकारी होते थे, जैसे कि पुरोहित। पुरोहित ये राजा के लिए यज्ञ संपादित करता था। इसी प्रकार से होती थी महिषी, तो महिषी प्रधान पटरानी होती थी। इसी प्रकार से होता था अक्षवाप, ये पासे के खेल में राजा का क्या होता था? सहयोगी होता था। ठीक है, इसी प्रकार से पालागल, ये विदूषक यानी सदा राजा को हंसाने वाला ये अधिकारी होता था। इसके अलावा ब्रजभूमिक, ये गोचर भूमि का अधिकारी होता था। सेनानी, ये सैन्य अधिकारी होता था। इसके अलावा राजा के अंगरक्षकों के नाम लिखे हुए हैं, उदास्ती और इभ्य। ये राजा के क्या होते थे? अंगरक्षक। तो ये इस प्रकार से इनकी नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी थी। राजा को बोलते थे जनस्य गुप्ता, यानी जन का वो अधिकारी जो गोधन की रक्षा कर सके। इसके अलावा पुरोहित, ये राजा के लिए यज्ञ संपादित करता था। महिषी, ये राजा की प्रधान पटरानी होती थी। अक्षवाप, पासे के खेल में राजा का सहयोगी। पालागल, विदूषक। ब्रजभूमि, गोचर भूमि का अधिकारी। ये मैंने अभी बताया भी था आपको, ऋग्वेदिक काल जो है उसकी जो इकोनॉमी थी वो पशुपालन आधारित थी। तो गोचर भूमि यानी जहां पे पशुओं को चराया जा सके, उसका अधिकारी ब्रजभूमि। सेनानी, ये जो कबीलाई सेना होती थी, जो कबीलाई ढांचा था इनका, उसका अधिकारी होता था। इसके अलावा उदास्ती और इभ्य, ये राजा के अंगरक्षकों को कहा गया। तो इस प्रकार से इनकी कुछ ब्यूरोक्रेसी मिलती है। नेक्स्ट आता है सामाजिक जीवन, कि ऋग्वेदिक काल जो है उनके लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था, इसको पढ़ते हैं। देखिए, तो ऋग्वेदिक काल में जो समाज था वो कैसा था? पितृसत्तात्मक, यानी समाज में पिता को ज्यादा महत्व दिया गया, क्योंकि कई ऋग्वेदिक मंत्र जो हैं, ऋचाएं, इनमें पुत्रों के जन्म की क्या की गई है? कामना। जो ऋग्वेदिक ऋचाएं हैं इनमें पुत्रों के जन्म की कामना की गई है। तो माना गया है कि समाज इनका कैसा था? पितृसत्तात्मक। दूसरी चीज, पिता को अपना ऋण उतारने के लिए पुत्रों को बेचने तक का अधिकार था। और यह कथा लिखी हुई है वरुण सूक्त में, शुनशेप की कथा। तो इस कथा के अनुसार पिता को इतना अधिकार भी था कि वो अपना ऋण उतारने के लिए अपने पुत्रों को बेच सकता था, गिरवी रख सकता था। क्लियर? 10वें मंडल के अंदर है पुरुष सूक्त। यह मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया था। पुरुष सूक्त जो है इसी में सबसे पहले उल्लेख हुआ है किसका? वर्ण व्यवस्था का। जो पुरुष सूक्त है इसी में सबसे पहले वर्ण व्यवस्था का क्या हुआ है? उल्लेख 10वें मंडल में। तो इस समय जो वर्ण व्यवस्था थी ये कर्म पर आधारित थी, यानी जो इंसान जैसा कर्म करता था उसे उसी वर्ण का मान लिया गया। एग्जाम्पल के रूप में
अगर कोई समाज को शिक्षा दे रहा है तो उसको ब्राह्मण मान लिया गया। अगर दूसरे कबीले से अपने कबीले की रक्षा कर रहा है, युद्ध कर रहा है, तो उसको क्षत्रिय मान लिया गया। कोई व्यापार वाणिज्य कर रहा है तो उसको वैश्य मान लिया गया, या कृषि कर रहा है, ये ध्यान रखना उस समय जो कृषि करते थे वो भी वैश्य थे। और कोई बाकी वर्णों की सेवा कर रहा है, उनके घर का काम कर रहा है, उसको शूद्र मान लिया गया। यानी जैसा कर्म कर रहे थे वैसा मान लिया गया। और ये नौवां मंडल जो है, नौवें मंडल के अंदर 112वां जो सूक्त है, इसमें लिखा भी गया है कि मैं कवि हूं। ये ऋषि अंगिरस ने लिखा है खुद कि मैं कवि हूं, मेरे पिता भीषज यानी कि वैद्य हैं, और मेरी माता जो है वो अन्न पीसने वाली है। ये लिखा हुआ है नौवें मंडल के अंदर 112वें सूक्त में। तो कुछ बुक्स के अंदर दे रखा है 10वां मंडल, तो 10वें मंडल में नहीं है, ये किसमें लिखा हुआ है? नौवें मंडल में। अधिकांश बुक्स में 10वां मंडल दे देते हैं, तो ये नौवें मंडल में ही लिखा गया है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर ये चीज? ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए, ऋग्वेदिक कालीन समाज जो था उसमें हम चर्चा करते हैं स्त्रियों की दशा की, कि स्त्रियों की दशा किस प्रकार की थी। ठीक, अब इसमें कुछ हम एक कॉन्सेप्ट लागू करते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। ऋग्वेदिक काल की अर्थव्यवस्था आधारित थी किस पर? पशुपालन पर। ठीक है, और पशुपालन प्रधान अर्थव्यवस्था में बड़े परिवारों की आवश्यकता नहीं होती, बड़े परिवार नहीं चाहिए होते। घर के 4-5 यानी पति पत्नी 2-3 बच्चे हों तो आराम से उन पशुओं को वो हैंडल या टेकल कर सकते हैं। तो बड़े परिवारों की आवश्यकता नहीं होती। बड़े परिवारों की आवश्यकता नहीं होगी तो समाज में बहुविवाह का क्या नहीं होगा? प्रचलन नहीं होगा। बहुविवाह का प्रचलन नहीं होगा, और बहुविवाह का प्रचलन नहीं होगा तो समाज में स्त्रियों की दशा कैसी रहेगी? अच्छी रहेगी। तो ऋग्वेदिक काल में स्त्रियों की दशा जो थी वो क्या थी? अच्छी थी। ठीक है, ऋग्वेदिक काल में हमें कई विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है, और विदुषी स्त्रियों को बोला गया है ब्रह्मवादिनी, या इन्हीं को बोला गया है ऋषिका। तो कई ऋग्वेदिक मंत्रों की रचना की है इन स्त्रियों ने। इन स्त्रियों के नामों का उल्लेख कर रहा हूं मैं, जैसे कि लोपा मुद्रा, इसके अलावा घोषा, अपाला, सिक्ता, विश्वश्वरा, कक्षावर्ती, पोलोमी, चक्षुनी, ये कई ऋग्वेदिक काल की विदुषी स्त्रियां थीं जिनके द्वारा ऋग्वेदिक मंत्रों की क्या की गई? रचना की गई। और ऋग्वेद में एक शब्द लिखा हुआ है जायदे स्तंभ। जायदे स्तंभ का अर्थ होता है कि पत्नी ही घर है। यानी ऋग्वेदिक काल में स्त्रियों की दशा बहुत ही क्या थी? अच्छी थी। बाल विवाह नहीं होते थे, पहली चीज। हालांकि विधवा विवाह का भी उतना अधिक प्रचलन था नहीं। नियोग प्रथा प्रचलित थी। नियोग प्रथा होती थी, अगर किसी स्त्री का पुरुष मर जाए और तब तक वो स्त्री निसंतान हो, ठीक है, किसी के पति की मृत्यु हो जाए और कोई पुत्र नहीं हो, पुत्री नहीं हो, निसंतान हो, तो वो अपने देवर के साथ संबंध स्थापित करके संतान उत्पत्ति कर सकती थी। जिसे मैंने आपको पढ़ाया था, पुरु कबीले का शासक था पुरुकृत्स, वो मारा गया था।
तो पुरुकृत्स की पत्नी थी पुरुकृत्सनी। इसने अपने देवर के साथ संबंध स्थापित करके पुत्र प्राप्त किया था। ठीक है, तो इस प्रथा को क्या बोलते हैं? नियोग प्रथा। तो पत्नी के लिए महत्व को देखते हुए लिखा गया जायदे स्तंभ, यानी पत्नी ही घर है। बाल विवाह नहीं था प्रचलित में, विधवा विवाह भी उतने अधिक नहीं होते थे। नियोग प्रथा का प्रचलन था। नियोग प्रथा थी कि अगर किसी स्त्री के पति की उस समय मृत्यु हो जाए जिस समय वो निसंतान हो, तो वो अपने देवर के साथ संबंध स्थापित करके पुत्र प्राप्त कर सकती थी। ऐसा ही उदाहरण मिलता है पुरुकृत्सनी का। विवाह प्राय 16 वर्ष की आयु में किए जाते थे। लड़कियों की जो आयु होती थी वो प्राय 16 वर्ष होती थी। ये लिखा गया है कि प्रथम रजस्वला के पश्चात, यानी प्रथम मासिक धर्म के पश्चात लड़की का विवाह कर देना चाहिए। लड़की जो विवाह पर वस्त्र पहनती थी उसे बोलते थे वधूयु, और विवाह के अवसर पे उसे जो उपहार दिए जाते वो कहलाते थे वैतु। ठीक है, अब समाज में दो प्रकार के विवाह प्रचलित थे। एक हो गया अनुलोम, एक हो गया प्रतिलोम। अब होते क्या है अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह? अनुलोम विवाह, इसमें उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की क्या हो? कन्या। ये तो हो गया अनुलोम, यानी ब्राह्मण तो पुरुष हो गया, क्षत्रिय कन्या हो गई, क्योंकि सीक्वेंस से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो मान लो ब्राह्मण पुरुष हो गया, क्षत्रिय कन्या हो गई, वो तो हो गया अनुलोम विवाह। प्रतिलोम का मतलब होता है उच्च वर्ण की तो क्या हो? कन्या हो, और निम्न वर्ण का क्या हो? पुरुष हो। ठीक है, ये विवाह हो गया प्रतिलोम। वापस देखिए स्त्रियों की दशा। चूंकि अर्थव्यवस्था पशुपालन पे आधारित थी, तो बड़े परिवार तो थे नहीं उस समय, तो बहुविवाह का प्रचलन नहीं हुआ। बहुविवाह का प्रचलन नहीं होने के कारण स्त्रियों की दशा कैसी रही? अच्छी। क्लियर? उस समय जो विदुषी स्त्रियां थी इनको बोलते थे ब्रह्मवादिनी या ऋषिका। कई विदुषी स्त्रियां थी जैसे लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, सिक्ता, विश्वश्वरा, कक्षावर्ती, पोलोमी, चक्षुणी। ये उस समय की कई विदुषी स्त्रियां थी जिन्होंने ऋग्वेदिक मंत्रों की रचना की। ऋग्वेद में एक कथन, एक शब्द लिखा है जायदे स्तंभ। जायदे स्तंभ का मतलब होता है पत्नी ही घर है। बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, विधवा विवाह का उतना अधिक प्रचलन नहीं था, थोड़ा बहुत उल्लेख मिलता है पर ज्यादा नहीं। नियोग प्रथा प्रचलित हुई। नियोग प्रथा मैंने आपको बता दी, और इसी प्रकार से संतान प्राप्ति की थी पुरुकृत्सनी ने। जो पुरुकृत्स यानी पुरु कबीले का जो शासक था पुरुकृत्स, उसकी पत्नी थी पुरुकृत्सनी। इसने इसी नियोग प्रथा के जरिए पुत्र प्राप्त किया था। विवाह प्राय 16 वर्ष की आयु में होते थे। प्रथम रजस्वला या मासिक धर्म के बाद विवाह जो होता था, उस समय जो वधू वस्त्र पहनती थी उसे वधूयु कहते थे। जो उपहार दिए जाते थे कन्या को उन्हें वैतु कहते थे। दो प्रकार के विवाह प्रचलित थे, अनुलोम प्रतिलोम। अनुलोम विवाह उच्च वर्ण का पुरुष, यानी मान लो ब्राह्मण पुरुष है, निम्न वर्ण की कन्या यानी क्षत्रिय कन्या, ये तो हो गया अनुलोम। प्रतिलोम उच्च वर्ण की कन्या हो, निम्न वर्ण का क्या हो? पुरुष। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ उदाहरण अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के। पहला देख लेते हैं अनुलोम विवाह। तो अनुलोम विवाह में उच्च वर्ण का क्या होता था? पुरुष। जैसे उच्च वर्ण के पुरुष थे अगस्त्य, ये ब्राह्मण थे, इनका विवाह हुआ है लोपामुद्रा से। ठीक है, लोपामुद्रा जो है ये क्षत्रिय थी। ठीक है, विदर्भ राज थे, विदर्भ के शासक, विदर्भ राज की पुत्री थी लोपामुद्रा। तो एक ये अनुलोम विवाह का हमने उदाहरण देखा। ऋषि अगस्त्य का विवाह हुआ है लोपामुद्रा से। लोपामुद्रा जो थी ये विदर्भ राज की पुत्री थी। इसके अलावा ब्राह्मण थे विमद, इनका विवाह हुआ है कमद्यु से।
तो ये कुछ अनुलोम विवाह के उदाहरण हैं। अब बात करें प्रतिलोम विवाह की, तो प्रतिलोम विवाह में उच्च वर्ण की कन्या होती थी। अब उच्च वर्ण की कन्या जैसे ब्राह्मण वर्ण की कन्या, तो ऋषि शुक्राचार्य थे, शुक्राचार्य की पुत्री थी देवयानी। अब देवयानी का विवाह हुआ है राजा ययाति से। इसी प्रकार से एक और उदाहरण देख सकते हैं, ऋषि अंगिरस की एक पुत्री थी, इसका विवाह हुआ था क्षत्रिय शासक असंग के साथ। कर्ण ऋषि की पालित पुत्री थी शकुंतला। हालांकि ये एग्जाम्पल बात का है, इसका विवाह हुआ था शासक दुष्यंत से। तो ये कुछ अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के क्या हैं, उदाहरण थे। क्लियर। कुछ स्त्रियां थी जो आजीवन अविवाहित रहती थी, जैसे कि एक स्त्री थी घोषा, ये आजीवन अविवाहित रही। ऐसी स्त्रियों को क्या बोलते थे, अमाचु। और घोषा अविवाहित इसलिए रही थी क्योंकि घोषा को कौन सा रोग था, चर्म रोग था। तो चर्म रोग के कारण घोषा जो थी ये आजीवन क्या रही थी, अविवाहित रही थी। ठीक है, तो ये हमने पढ़ी है कुछ स्त्रियों की दशा। और जो अमाजु स्त्रियां थी, इन्हें पिता की पैतृक संपत्ति में अधिकार भी प्राप्त होता था। तो ये हमने पढ़ी कुछ ऋग्वेदिक कालीन स्त्रियों की दशा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वह है ऋग्वेदिक काल में किस प्रकार से उनका मनोरंजन के साधन, खान पान, रहन सहन, वस्त्र, ये सब चीजें होती थी। तो आप इसको देख लो एक बार। ठीक है, नेक्स्ट हम जो डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले आते हैं इनके वस्त्र व आभूषण। अब पहले वस्त्र डिस्कस करते हैं। तो ऋग्वेदिक काल में आर्य जो थे ये सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र, दोनों वस्त्र धारण करते थे, क्योंकि सिंधु अपवाह तंत्र ये कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध था। एक चीज बता देता हूं, ऋग्वेद में गंधार को प्रसिद्ध बताया गया किसके लिए, ऊन के लिए। इसीलिए सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी का एक नाम भी लिखा गया है उर्णावती, यानी ऊन की नदी। इसके अलावा सिंधु नदी को सुवासा भी लिखा गया है। सुवासा का अर्थ है अच्छे वस्त्र प्रदान करने वाली, उर्णावती का अर्थ है ऊन प्रदान करने वाली। तो सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र धारण करते थे। महिलाएं जो है ये वस्त्रों को सीलने का कार्य करती थी। इसीलिए ऐसी महिलाएं जो वस्त्र सीलती थी इन्हें सीरी, वयित्री और वाय ये कहा गया है। स्त्रियां वस्त्रों पर कढ़ाई का कार्य भी करती थी। ऐसी स्त्रियों को पेशसकारी कहा गया है। जो वस्त्र सूती वस्त्र, इन सूती वस्त्रों को लोधरा पुष्प के रंगों से रंगा जाता था। लोधरा एक पुष्प है कोई जिसकी पहचान नहीं की गई, लेकिन लोधरा पुष्प के रंगों से इन वस्त्रों को रंगा जाता था। कुछ ऐसे वस्त्र थे जो पेड़ों की छाल और रेशे से बनाए जाते थे। ऐसे वस्त्रों को क्या बोला गया है, वल्लकल। जो पेड़ों की छाल और रेशों से बनाए गए ऐसे वस्त्रों को क्या बोला गया, वेलकल। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अब कमर से जो नीचे पहने जाते थे उन वस्त्रों को बोलते थे नीवी, जो कि कमर से क्या होते थे, नीचे। कमर से ऊपर के वस्त्रों को वासस कहते थे।
वासस के जो ऊपर पहना जाता था वो होता था अधिवासस। ठीक है, तो वासस के ऊपर पहने वाले वस्त्र को अधिवासस, कमर से नीचे के वस्त्र को नीवी, कमर से ऊपर के वस्त्र को वासस, वासस के जो ऊपर पहनते थे उसको अधिवासस। सबसे पहले ऋग्वेदिक आर्यों ने पगड़ी पहनना शुरू किया और पगड़ी के लिए शब्द यूज किया गया कौन सा? उष्णी। ये काफी बार एग्जाम्स में पूछा हुआ है। तो पगड़ी को बोलते हैं उष्णी। क्लियर? तो वस्त्र देख लेते हैं पहले। सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, दोनों प्रकार के वस्त्र धारण करते थे, क्योंकि सिंधु का अपवा तंत्र कपास की खेती के लिए उपयुक्त था। ऊनी वस्त्र भी धारण करते थे क्योंकि गंधार को ऊन के लिए प्रसिद्ध बताया गया, इसीलिए सिंधु नदी को ऊर्णावती यानी ऊन देने वाली, सुवासा यानी अच्छे वस्त्र देने वाली ये कहा गया है। जो स्त्रियां सिलाई का काम करती थी, वस्त्रों को सीने का, उन्हें सीरी, वयत्री या वाय कहा गया है। वस्त्रों पे कढ़ाई की जाती थी, कढ़ाई को बोला गया पेशसकारी। इन वस्त्रों को लोधरा पुष्प के रंगों से रंगा जाता था। कुछ वस्त्र थे जो पेड़ों की छाल से और रेशों से बनाए जाते थे, ऐसे वस्त्रों को वल्लकल कहा गया है। ठीक है, नीवी कमर से नीचे के वस्त्र को, वासस कमर से ऊपर के वस्त्र को, वासस से ऊपर अधिवासस। ऋग्वेदिक पुरुषों की देन है पगड़ी पहनना और कानों में कुंडल पहनना, ये ऋग्वेदिक आर्यों की देन है। और पगड़ी के लिए कौन सा शब्द यूज किया गया है? उष्णीय। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आभूषण। आभूषण की बात करें तो ऋग्वेदिक काल में स्त्रियां जो थी ये हाथ, कान, नाक, गले, इनके आभूषण पहनती थी। ऋग्वेद में हमको रजत यानी चांदी का उल्लेख नहीं मिलता। तो आभूषण जो है या तो ताम्र के बने होंगे, स्वर्ण के, बहुमूल्य पत्थरों के बने होंगे। ठीक है, लेकिन स्त्रियां आभूषण धारण करती थी। पुरुषों के द्वारा कानों में कुंडल पहनना यह भी ऋग्वेदिक आर्यों की ही देन है। जो वस्त्रों पे रंगाई छपाई का कार्य करती थी स्त्रियां, जिन्हें रंगा जाता था, ऐसी स्त्रियों को रजयित्री कहा गया है। पुरुष जो थे ये दाढ़ी भी बनाते थे, उस तरह को बोला गया है क्षुर, और जो नाई होता था इसे वक्त्री ये कहा गया। तो पुरुष जो थे दाढ़ी भी बनाते थे, उस तरह के लिए क्षुर शब्द का प्रयोग किया गया है, नाई को लिखा गया है वक्त्र। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, मनोरंजन के साधनों की बात करें तो पशुओं की आपस में लड़ाई, इसके अलावा आखेट करना यानी शिकार करना, ध्युत यानी जुआ खेलना, इसके अलावा ऋग्वेदिक काल में ऋग्वेद में एक शब्द मिलता है शैलूष। शैलूष का अर्थ होता है अभिनेता। यानी हो सकता है ऋग्वेदिक काल में किसी प्रकार के नाटकों का भी क्या किया जाता हो, मंचन किया जाता हो। तो इस प्रकार से आपस में मनोरंजन करते थे। ऋग्वेद के अंदर कई वाद्य यंत्रों का उल्लेख है, जैसे कि करकरी यानी कि वीणा, इसके अलावा दुदंभी, इसका भी उल्लेख मिलता है। इसके अलावा उल्लेख मिलता है बांसुरी का, बांसुरी को लिखा गया है तुनव। तो ऐसे कई वाद्य यंत्र हैं जिनका उल्लेख हमको ऋग्वेद में प्राप्त होता है। तो वाद्य यंत्र है मतलब कि दो चीजें हैं, संगीत और नृत्य। ठीक है, तो संगीत, नृत्य करना, ये सब इनके मनोरंजन का क्या रहा होगा? साधन। ठीक है,
जो शब्द लिखे गए हैं उस शब्द के आधार पर हम केवल क्या लगा सकते हैं, अनुमान लगाते हैं कि इस प्रकार से इनका मनोरंजन रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इनके खान पान के बारे में। अब ऋग्वेदिक आर्य जो थे ये शाकाहारी व मांसाहारी दोनों थे, ठीक है। तो शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। पहली चीज, सबसे प्रिय खाद्य पदार्थ ये था इनका करंभ। अब करंभ जो है इसे जौ की सत्तू में, सत्तू यानी मोटा आटा, दही मिलाकर तैयार किया जाता था। जौ की जो सत्तू थी उसमें दही मिलाकर तैयार करते थे खाद्य पदार्थ जिसका नाम था करंभ। प्रिय पेय पदार्थ ये कौन सा था, सोमरस, ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिया था कि ये मूजवंत पर्वत पे प्राप्त होता था। एक इतिहासकार हुए महादेवन, इन्होंने लिखा है कि सोमरस पीना आर्यों ने किस सभ्यता के निवासियों से सीखा है, हड़प्पा सभ्यता के निवासियों से। ये आइडिया या ये अनुमान दिया है या लॉजिक दिया है महादेवन ने कि सोमरस जो है पीना जो है ये ऋग्वेदिक आर्यों ने हड़प्पा सभ्यता के लोगों से सीखा। इसके अलावा दूध में चावल डाल के जो खीर बनाई जाती थी उसके लिए शब्द लिखा गया है क्षीर पकोदनम। घी के मालपुए भी बनाए जाते थे, घृत विप्तम। तो ये इस प्रकार से इनका खान पान था। शाकाहारी भी थे, मांसाहारी थे। कुछ छोटे पशुओं को पाला जाता था। किसके लिए पाला जाता था, मांस के लिए। कुछ छोटे पशु थे जिन्हें मांस के लिए पाला जाता था। तो ये इस प्रकार से इनका खान पान था। प्रमुख खाद्य पदार्थ इनका करंभ ही रहा है, जिसे जौ की सत्तू को दही में मिलाकर तैयार करते। प्रिय पेय पदार्थ सोमरस जो मूजवंत पर्वत से प्राप्त होता। महादेवन ने लिखा है कि ये इन्होंने हड़प्पा सभ्यता के लोगों से सीखा। खीर खाते थे जिसे क्षीर पकोदरम, घी के मालपुए घृत विप्तम। छोटे छोटे पशु पालते थे जैसे कि खरगोश, बकरे, बकरियां, तो इनका भी मांस खाया जाता था। एक चीज मैं बता दूं, ऋग्वेद में लिखा गया है कि विशिष्ट ब्राह्मण अतिथि के आगमन पर उसे गोमांस परोसना चाहिए, लेकिन वो गाय जो है वो कैसी होनी चाहिए, बंध्या। ऐसी गाय जो बंध्या है उनका गोमांस आप ब्राह्मण अतिथि को परोस सकते हो। इसके अलावा जो अश्वमेध यज्ञ होता था उस अश्वमेध यज्ञ के अवसर पे मांस खाया जाता था, किसका, घोड़े का, ठीक है। तो इस प्रकार से जलीय जीवों को जैसे कि मछली वगैरह है इनका मांस भी खाते थे। तो ये इस प्रकार से इनका कुछ समाज था। क्योंकि ऋग्वेद जो है वो धर्म को लेकर ज्यादा लिखा गया है, इसलिए हमको इनकी ज्यादा सामाजिक व्यवस्थाओं का पता नहीं चलता। उत्तर वैदिक काल में थोड़ा ज्यादा पता चलता है, लेकिन ऋग्वेदिक काल में हमको इनकी इन व्यवस्थाओं का पता ज्यादा नहीं चलता। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ऋग्वेदिक कालीन अर्थव्यवस्था।